नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त विजय हासिल की है, बल्कि ये कहे 2016 से ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने इस बार प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की थी, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का शासन होने वाला है, उसमें उनको बुरी तरीके से नाकामी हासिल हुई है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार करने का काम हुआ है, जिस तरीके से राज्यपाल की अनुमति दी गई है उनको गिरफ्तारी के लिए, और ममता बनर्जी का सीबीआई के दफ्तर में जाके बैठना, उसने एक नए तरीके के विवाद को जन्म दे दिया है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की जो डीएम्स के साथ मुलाकात थी, जिससे मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उस बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि दरअसल देश के प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्रियों को पपेट समझते हैं। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र है? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो बंधुआ मजदूर हैं? और अब लड़ाई जो है लोकतंत्र बनाम डिक्टेटरशिप के बीच में होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं सारे मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात नहीं कर रही हूं, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और एक टीम होनी चाहिए जो केंद्र सरकार से या मौजूदा सरकार के साथ खड़ी हो सके। तो आखिर क्या कुछ है तृणमूल कांग्रेस की दिक्कत? ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों दिखाई पड़ रही हैं? केंद्र सरकार से लगातार उनका झगड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है? और क्यों कह रही हैं कि दरअसल डिक्टेटरशिप बनाम लोकतंत्र की ये लड़ाई है और मुख्यमंत्रियों को पपेट या कठपुतली की तरीके से समझा जा रहा है? इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशवंत सिन्हा जी, आपका सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैं झारखंड में अपने गांव में हूँ और यहाँ खुले वातावरण में रह रहा हूँ, जी तो इसलिए अभी तक तो मैं सुरक्षित हूँ। जी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सुरक्षित रहूंगा। आपने टीका लगवा लिया दोनों डोज की नहीं? हाँ, दोनों डोज हम ने लगवा लिया। एक दिल्ली से लगा कर चले थे, जी। एक यहाँ आने के बाद लगा लिया। तो अगर आ, वो सुरक्षित है तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो कितना सुरक्षित रखता है इस पर भी आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जी बिल्कुल, आपने आपने सही कहा है। वैक्सीन, कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट इस देश के ऊपर आया हुआ है। यशवंत जी, मैं जब मेरी आपकी पहली इसके पहले की मुलाकात थी, उस वक्त आप किसी पार्टी में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कोई कुछ बदलाव नजर आ रहा है राजनीतिक संस्कृति के तौर पर? नहीं, मैं काफी कंफर्टेबल, आराम महसूस कर रहा हूँ। जी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ऊपर दबाव है कि ये लाइन लीजिए, वो लाइन लीजिए। और मैं अपने विवेक से आज भी काम कर रहा हूँ जैसे मैं पहले काम करता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पर भी मुझे ज्वाइन करने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। और ज्वाइन करने के पीछे मेरी मंशा जो थी वो मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि उस समय बंगाल में, जैसा आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा जी कि बंगाल में एक भीषण लड़ाई होने वाली थी। एक तरफ ममता बनर्जी थी और दूसरी तरफ बीजेपी और भारत सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी। जी। और उस दरमियान आपने देखा होगा कि ऑपरेशन कमल बहुत जोर से चल रहा था और बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर जा रहे थे बीजेपी में। जी। और इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस समय तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ तो इस लड़ाई में मेरी एक भागीदारी होगी। और जो ये एक तरह से भगदड़ मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में, चाहे वो कितने बेकार नेता क्यों ना हो, इस पर भी शायद रोक लगे। तो रोक लगी भी। और मुझे लगता है कि मेरे जाने से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा। और खास करके बंगाल में बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग वोटर्स हैं जी। उनके बीच में मैं गया चुनाव के दरमियान, और मैंने देखा कि उनके अंदर भी ये बहुत जोर से ये भावना थी कि अब हम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई तृणमूल कांग्रेस में है। और उसका असर पड़ा चुनाव में उन एरियाज में। आपको इस बात की उम्मीद थी कि इतनी जबरदस्त विजय हासिल होगी?
मैंने सोचा था कि विजय, मैं एक पुराना अपना इंटरव्यू देख रहा था, तो वो चुनाव के पहले का था। उस इंटरव्यू में मैंने कहा था आशुतोष जी कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के विजय के बारे में मुझे कभी कोई संदेह नहीं था। सवाल सिर्फ इतना था कि विजय कितनी बड़ी होगी। अब हम 160-180 सीट के बीच में रह जाएंगे या जो 2016 में 211 सीटें मिली थी वहां तक पहुंचेंगे या उससे बेहतर करेंगे जी। तो चुनाव नतीजे एक ढंग से अप्रत्याशित इस माने में रहे कि 2016 से भी बेहतर प्रदर्शन 2021 में हुआ और 2 सीटें और ज्यादा हासिल करके हम लोग आए, जबकि चारों तरफ से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लगातार आक्रामक मुद्रा में थे और जिस तरह उन्होंने प्रचार किया पश्चिम बंगाल में, उससे ऐसे लगता था कि चुनाव नहीं कोई युद्ध हो रहा है। और उसमें ये नहीं है कि हमको विजय पानी है, हमको अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना है, परास्ती नहीं करना है, खत्म करना है। उसके कई कारण थे और इसलिए ये विजय जो है वो बहुत सुखद रही। यशवंत जी, लेकिन ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव हैं। कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री ने जो डीएम के साथ बैठक की है, उसके बाद ममता बनर्जी ने आज निकलकर जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बहुत सारे लोगों को ऑफेंसिव भी लग सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा लग रहा है जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गई है, कोई मार्शल लॉ इस वक्त चल रहा है, जहां मुख्यमंत्रियों को पपेट माना जा रहा है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, भाषा किस प्रकार की हो ये हम तय करते हैं अपने स्वभाव के मुताबिक और हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसको देखते हुए, ठीक है ना जी। हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक लहजे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक गुंडे से बात करेंगे, एक गुंडे से अगर हमको बात करने की जरूरत पड़ेगी जी, तो हमको भाषा में थोड़ा तो परिवर्तन करना पड़ेगा जी, अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में संविधान के अनुसार एक संघीय ढांचा है जी, राज्य सरकारें भी चुनी हुई राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी चुनी हुई केंद्र सरकार है। तो इसलिए जब आप चुने हुए राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं तो आपको भी अपनी बातचीत में एक संयम रखना होगा। मैंने तो टीवी में ही देखा, जैसे आपने देखा जी, कि ममता जी ने ये कहा कि भाई हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उनको बोलने का मौका दिया गया। तो क्या ये भेदभाव की नीति नहीं है? आपने जब मुख्यमंत्रियों को बुलाया तो उनकी बात सुनने के लिए बुलाया कि उनका चेहरा देखने के लिए बुलाया? और अगर बात सुनने के लिए बुलाया था तो कलेक्टर्स के अलावा उनकी बात को भी सुनना चाहिए थी जी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है और डिक्टेटरशिप है। ऐसा लगता नहीं है, ये सचमुच में है। मैं तो जोर दे के आपसे कह रहा हूं कि आज देश में डिक्टेटरशिप है और अभी आप देखिए कि किस तरह अभिव्यक्ति की आजादी, जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, उसको दबाने का प्रयास हो रहा है। दिल्ली में वो पोस्टर्स लगे, क्यों लोगों को गिरफ्तार किएगा? केवल इस पोस्टर के लिए कि आपने हमारे वैक्सीन को विदेशों में क्यों भेज दिया? अगर ये कोई सवाल पूछता है तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे? तो ये जो हो रहा है हमारे देश में, ये प्रजातंत्र के जो मूल्य हैं उस पर आघात हो रहा है और हम निश्चित रूप से पिछले 7 सालों में एक डिक्टेटरशिप के अंदर काम करते रहे। यशवंत जी, क्या ये माना जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिना कोई लाप लपेट के साफ शब्दों में कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री डिक्टेटर हैं और डिक्टेटरशिप के अनुसार अपने राजपाट को चला रहे हैं और उनको कोई चिंता नहीं है
कि जो संविधान के मूल्य हैं, जो भावनाएं हैं, उनका क्या होता है, लोगों की भावनाओं का क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी कि ये कोरोना काल में जब हमें अस्पताल बनाना चाहिए, जब हमें ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए, जब हमें एडिशनल बेड्स का इंतजाम करना चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए, तो इस समय हमको सेंट्रल विस्टा की चिंता लगी हुई है। उसको एसेंशियल सर्विस घोषित कर दिया। वहां पर आपके जैसे लोग जाकर फोटो नहीं खींच सकते हैं, मैं फोटो नहीं खींच सकता हूं, और सब कुछ एक गुपचुप तरीके से हो रहा है। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है कि आपने मना कर दिया कि कोई सेंट्रल विस्टा में जो काम आप करा रहे हैं उसका फोटो नहीं खींच सकता है। ये नहीं डिक्टेटरशिप है तो और क्या डिक्टेटरशिप है। बट 2 बार जनता ने उनको चुना है और पूर्ण बहुमत उनको दिया है। हाँ, उसी तरह उन्होंने ममता बनर्जी को भी जनता ने चुना है। पूर्ण बहुमत क्या, 2/3 3/4 बहुमत दिया है। तो इसलिए जनता चुनती है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनता जी, हाँ, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को, और उसके अनुसार उनको काम करना होता है। तो आपको जो आपके अलावा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो अपने राज्य में सरकार के मुखिया हैं, उनके प्रति तो संवेदना दिखानी पड़ेगी ना, उनके प्रति उनको कुछ ना कुछ सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। उनको आप ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं जैसे आप अपने पदाधिकारियों को ट्रीट करेंगे, और पदाधिकारियों को भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। सबका अपना सम्मान होता है, और प्रधानमंत्री जी चुने हुए हैं, तो जो चुने हुए हैं या जो नहीं चुने हुए हैं, सबको हमारे प्रजातंत्र में सम्मान मिलना चाहिए। यशवंत जी, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, आप वित्त मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी थे, उसके पहले चंद्रशेखर जी की सरकार में भी आप कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। केंद्र और राज्य के बीच में टकराहट तो होती रहती है, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार टकराहट हो रही है। तो आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ बात कहती है तो उनको डिक्टेटर कह देना क्या आपको उचित लगता है? ऐसा कौन सा बर्ताव है जो बाकी के समय में केंद्र और राज्य के बीच में टकराहट से डिफरेंट है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि यह कहना सही नहीं होगा कि हर रेजिम में केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव हुआ है। आपने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में मैंने काम किया, और मैं बताऊं मेरे लिए सबसे खुशी का दिन उस दिन था जब हमको केरल के उस समय के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नयनार ने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भारत में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, मैं स्वयं देश के वित्त मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, वो केरल की आगे बढ़कर इतनी मदद करेंगे जैसे उस समय मैंने केरल की की। और मैंने कोई भेदभाव नहीं रखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई भेदभाव नहीं रखा। बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बाबू, और ज्योति बाबू के साथ हम लोगों के बहुत मधुर संबंध थे। और आपको मैं याद दिला दूं कि जब मैंने पहली बैठक बुलाई थी ये टैक्सेशन रिफॉर्म्स के लिए, तो उसमें जो कमिटी बनी मुख्यमंत्रियों की, तो मैंने सुझाव दिया कि इसमें इस कमिटी का कन्वीनर ज्योति बाबू को बनाया जाए, और ज्योति बाबू उस कमिटी के कन्वीनर बने। उसके बाद जो वित्त मंत्रियों की कमिटी बनी, उसमें उनके जो वित्त मंत्री थे बंगाल के, असीम दास गुप्ता, वो कन्वीनर बने। तो इसलिए कहाँ भेदभाव था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और जितनी भी सरकारें मैंने देखी हैं, उसमें कभी राज्यों के साथ इस प्रकार भेदभाव नहीं किया गया जिस तरह आज के दिन किया जा रहा है। आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है, इतने मैसिव मैंडेट के बावजूद, जिस तरह सीबीआई एक्टिव हो गई है, 7 साल पुराने 8 साल पुराने केस में लोगों को अचानक गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह गवर्नर वहां के व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये हमारे संघीय ढांचे के अनुरूप है? क्या हमारे लोकतंत्र के अनुरूप है? बिल्कुल नहीं है।
तो आप जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो मुकाबला इस प्रकार के व्यक्ति से कर रहे हैं जिसको संविधान की मान्यताओं के लिए, संविधान के प्रावधानों के लिए, संविधान के मूल्यों के लिए उसके मन में कोई इज्जत नहीं है। आप बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब समस्या भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का आपने कार्यकलाप बताया, वो आपके हिसाब से बिल्कुल अलग था। राज्यों और केंद्र सरकार का सम्मान था, मुख्यमंत्रियों का सम्मान था। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, लेकिन सारे जो विपक्षी नेता है, विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, वो नाराज नजर आते हैं। ये कहां पे आप दिक्कत देखते हैं? क्या व्यक्ति आधारित समस्या है या विचार आधारित समस्या है? मैं आपको बताता हूं, मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं, अटल बिहारी वाजपेयी न केवल एक ग्रेट पार्लियामेंटेरियन थे आशुतोष जी, बल्कि वो एक ग्रेट डेमोक्रेट भी थे। और उनका जो लंबा अनुभव था भारत की राजनीति का, भारत के प्रजातंत्र का, तो उसका पूरा लाभ वो सरकार में जब प्रधानमंत्री थे वो लोगों को मिलता था। और कभी भी उन्होंने जो कंसेंसस का रास्ता है, जो सहमति का रास्ता है, उसको नहीं त्यागा, कभी नहीं छोड़ा हो। और इसके चलते ये एक सुकून था उस जमाने में, एक आराम लोग महसूस करते थे जो आज के दिन नहीं कर रहे हैं। और आज आप राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विपक्षी दल जो है, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, पार्लियामेंट जिस तरह लोकसभा राज्यसभा में जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, जिस प्रकार जबरदस्ती कानून पास कराए जा रहे हैं, जिस तरह राज्यसभा में वो 3 जो कृषि के कानून पास कराए गए, ये सब क्या हमारे प्रजातंत्र की ख्याति को बढ़ाता है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि ऊपर सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके मन में इसके लिए कोई सम्मान नहीं है। और इसके चलते उनके साथ काम करने वाले, उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी पार्टी के या जो भी लोग हैं, वो सब लोग उसी रास्ते चल पड़े हैं। और इसीलिए जैसे हमने कहा, संवैधानिक मूल्यों की कोई इज्जत नहीं बची। आपने तो मोदी जी के साथ काम किया है, आप एक ही पार्टी में थे लंबे समय तक। क्या आपको लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरीके से व्यवहार करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता था सचमुच में। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं आपके सामने कि मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि मैं बहुत नजदीक से उनको जानता था। वो गुजरात में थे, मैं केंद्र में था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी अपने शासनकाल में देश को इस दिशा में ले जाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद नहीं थी। और मैंने इंतजार किया 2014 से 2018 तक, लगभग 4 वर्षों तक मैंने इंतजार किया। और जब मैंने देखा कि जो दिशा है वो बहुत ही मजबूती के साथ एक सेट हो गई है, तब मैंने सोचा कि मैं अब इस दल में अपने जमीर को मारकर नहीं रह सकता हूं। और तब मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। यशवंत जी, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीबीआई के दफ्तर में जाके बैठ गई, धरना दिया, क्या वो एक मुख्यमंत्री के लिए सही होता है? क्या ये उनकी मर्यादा के हिसाब से सही था? देखिए, मैं आपसे फिर दोबारा कहूंगा कि मर्यादा, सम्मान, इस तरह की जो बात है, इस तरह के जो शब्द हैं, उनका एक संदर्भ होता है जी। क्या राज्यपाल को अनुमति देनी चाहिए थी कि इन मंत्रियों को के खिलाफ जो केस है उसकी मंजूरी जो उन्होंने मंजूरी दी, क्या उनको इतनी जल्दीबाजी में मंजूरी देना चाहिए था जब चुनाव हो चुका था, एक नया शासन वहां पर आने वाला था? क्यों उन्होंने जल्दीबाजी की? और राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के हैं, क्या उनका आचरण संविधान के अनुसार है? जिस तरह का वो बयानबाजी करते हैं, रोज ट्वीट करते हैं, मीडिया के सामने जाकर बोलते हैं, क्या ये राज्यपाल के पद को शोभा देता है? वहां पर मैं कहूंगा केंद्र सरकार के नहीं, प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप अगर
बहुत ज्यादा मर्यादा के दायरे में रहकर कोशिश करेंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बट ये वो लोग हैं जो कैमरे उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिस भाषा को ये अच्छी तरह समझते हैं। बट ये वो लोग थे जो कैमरे के ऊपर पैसे लेते हुए देखे गए थे, स्टिंग ऑपरेशन में था, तो क्या इनको बचाना सही होगा? नहीं, मैं उसके बारे में, मेरिट ऑफ द केस के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसी एपिसोड में आपने देखा होगा कि ऐसे लोग भी थे जो आज तृणमूल कांग्रेस में नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई? क्यों नहीं इंतजार किया गया कि सबके लिए वेट कर लें और तब एक बार कार्रवाई करें? कार्रवाई जो है, उनकी मंजूरी लोकसभा में पेंडिंग है 2 वर्षों से या 3 वर्षों से, और लोकसभा स्पीकर उनकी मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए सीबीआई के सामने बहाना है कि हमको नहीं मंजूरी मिली, और दूसरे लोगों को आप झटपट में, बिल्कुल जल्दीबाजी में गवर्नर से मंजूरी ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं एक बात जी आशुतोष जी, मैंने 2-3 दिन पहले ट्वीट किया कि बिगेस्ट जोक ऑफ द डे इज दैट सीबीआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं कह रहा हूं कि उसमें लगभग 30,000 लाइक्स हैं। माने इतने सारे लाइक्स मेरे किसी ट्वीट में नहीं आए हैं जितना कि इसमें आए, और बहुत सारा रीट्वीट हुआ। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि ये ट्वीट लोगों को पसंद आया, और पसंद इसलिए आया उसमें सच्चाई थी। सीबीआई इज नॉट ओनली ए केज्ड पैरट, सीबीआई आज उसी रास्ते चलती है जिस रास्ते उसको चलने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। यशवंत जी, आगे ममता बनर्जी आप 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक टीम बननी चाहिए सारे विपक्षी नेताओं की। आप ममता बनर्जी के आने वाले समय में एक राष्ट्रीय भूमिका देखते हैं? क्यों मोदी जी के खिलाफ एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो सकती हैं? देखिए, मैं बिल्कुल उनकी भूमिका देखता हूं राष्ट्रीय स्तर पर। मैं मानता हूं कि तीसरी बार जीतकर वो मुख्यमंत्री बनी हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, फिर भी वो आसपास भी नहीं फटक पाए सत्ता के। तो इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर राष्ट्रीय भूमिका निभाने का एक दबाव है। वो चाहे ना चाहे, ये परिस्थितियां एक दबाव बनाई हुई हैं कि वो एक राष्ट्रीय भूमिका निभाएं, और वो राष्ट्रीय भूमिका निभाने में सक्षम भी हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात आज के दिन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरूर ये महसूस करता हूं कि ममता बनर्जी को पहल करनी चाहिए कि जितने गैर भाजपाई विपक्षी दल हैं उन सबको इकट्ठा करने का काम करें। क्या आपको लगता है कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो पाएगी? कांग्रेस उनके आह्वान पर साथ जुट पाएगी? मैं नहीं जानता हूं कि कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस को करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मीटिंग कौन बुलाता है, महत्वपूर्ण यह है कि सारे विपक्षी दल एक साथ आए, या जितने एक साथ आ सकते हैं उतने कम से कम एक साथ आए। इसका स्वरूप क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि विपक्षी दलों से बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है ना? सब लोग ये सवाल पूछते हैं क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है। कल जब नहीं सूट करता था तो वो इस तरह का सवाल नहीं पूछते थे। मैं मानता हूं कि सबको एक साथ आना चाहिए, बराबरी के आधार पर एक साथ आना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए, और उसमें एक मेरा अपना मानना है कि एक मजबूत सचिवालय बने, और सचिवालय जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करे, सबको इकट्ठा करने का, सबकी मीटिंग का, सबका एजेंडा बनाने का काम, सबके दौरे करने का काम, ये सब एक बहुत ही बढ़िया सचिवालय इस काम को करे, और सब लोग बराबरी के आधार पर उसमें रहें, सब लोग आपस में बात करें, एक प्रेसिडियम बने, एक नेता को नहीं चुने, एक प्रेसिडियम बने जिसमें सब लोग बराबरी के आधार पर पार्टिसिपेट करें।
यशवंत जी, आपसे आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा सवाल भी है। ममता जी को टेम्परामेंटल कहा जाता है। जब वो आपकी सरकार में थी, अटल जी की सरकार में थी, तो कई बार ऐसे वाकये आए जब उन्होंने तुनक मिजाजी में कुछ बातें कहीं, इस्तीफा देने की बात भी की, और अटल जी को कलकत्ता जाके मनाना भी पड़ता था, जॉर्ज फर्नांडिस को मनाना पड़ता था, आप खुद कई बार उनको मना पाए। तो क्या वो आज राष्ट्रीय भूमिका में फिट हो पाएंगी? उनका स्वभाव क्या इसकी जिम्मेदारी लेता है? 16 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप जी। 16 साल 18 साल पुरानी। सबसे दुनिया बहुत बदल गई है आशुतोष जी। बदल गई है, और इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन ये प्रश्न जो है बहुत समय अनुकूल नहीं है। क्योंकि अभी भी लोग देखते हैं कि जब नंदीग्राम में कुछ होता है तो जाके वो पोलिंग बूथ पे बैठ जाती हैं, सीबीआई के दफ्तर में बैठ जाती है। तो ममता जी तो बदली नहीं है ज्यादा। नहीं, मैंने कहा ना कि वो सब कुछ सामने वाले को देखकर अपना व्यवहार तय करना पड़ता है। जी, यशवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।